और इस वक्त उन्नाव से एक बड़ी खबर है। हम आपको बता दें कि उन्नाव में फिर दिखा है रफ्तार का कहर। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस को टक्कर मार दी गई है। बस चालक की मौत हो गई है। 15 से ज्यादा व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। कानपुर से गोरखपुर जा रही थी बस। घायल को फिलहाल सीएससी में भर्ती करा दिया गया है। अजगैंग कोतवाली क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास की यह घटना है, जहां टक्कर मारने वाले वाहन की अभी तलाश की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस थी, परिवहन निगम की यह बस थी जिसको टक्कर मारी गई है। ड्राइवर की इसमें मौत हो गई है। 15 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। कानपुर से गोरखपुर ये बस जा रही थी। फिलहाल जो घायल हैं उनको सीएससी से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। अजगैंग कोतवाली क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास की यह घटना है। टक्कर मारने वाला जो वाहन था वो फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। तो नाव में हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की एक बस को टक्कर मारी गई है। जिस गाड़ी ने टक्कर मारी वो वहां से टक्कर मारकर फरार हो गया है। उसकी तलाश जारी है, लेकिन इस गाड़ी का जो चालक था उसकी इसमें मौत हो गई है और 15 लोग घायल हो गए हैं। और लखनऊ में सरोजनी नगर में इनामी बदमाश हनुमान पांडे का एनकाउंटर हुआ, जो कि कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोपी था। दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। लखनऊ का सरोजनी नगर इलाका सुबह सुबह गोलियों की आवाजों से थर्रा उठा। पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में पुलिस ने हत्या के आरोपी को ढेर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी हनुमान पांडे को लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ की टीम ने मार गिराया। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में एसटीएफ को हनुमान पांडे के होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। बताया जाता है कि हनुमान पांडे अंसारी गैंग का शूटर था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। राकेश पांडे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी का काफी करीबी था। उस पर 1 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। यहाँ की टीम और बनारस की टीम दोनों इसे चेज कर रही थी। यहाँ पर आकर ये पेड़ से गाड़ी इनकी टकराई है, जहाँ आप देख रहे हैं। और इसमें 5 बदमाश थे और इनके द्वारा बदमाश द्वारा गाड़ी टकराई गई तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बदमाश का नाम हनुमान पांडे उस राकेश पांडे है और ये शातिर बदमाश है और मुख्तार अंसारी का शातिर शूटर है। हनुमान पांडे मऊ के कोपागंज इलाके का रहने वाला था और उसने कई जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया था। मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या करने के बाद वो मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर बन गया था। उस पर मऊ के ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह सहित 2 लोगों की हत्या मामले में शामिल होने का आरोप था। 2005 में भाजपा के विधायक रहे राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। 29 नवंबर 2005 को राय करीमुद्दीन इलाके के सुनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर वो करीबी लोगों के साथ चले गए थे। शाम तकरीबन 4 बजे जब वो वापस लौट रहे थे, तभी बसनिया चट्टी के पास कुछ लोगों ने AK-47 से उन पर हमला कर दिया था, जिसमें कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राय की पत्नी अलका ने मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, मुन्ना बजरंगी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। टीम न्यूज़ 18। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए ऋषभ माणी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, जिस तरह से हनुमान पांडे को घेर कर मारा गया, उसका एनकाउंटर किया गया है, एसटीएफ के लिए एक बड़ी सफलता, और किस तरह से इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया? दिलू, देखिए, बीते कुछ समय से मुख्तार अंसारी का जो गिरोह है, अतीक अहमद का गिरोह है, या जो भी संगठित अपराधी का गिरोह है, उनके खिलाफ एसटीएफ की कार्रवाई की गई है। उसी में इसको जोड़ के देखा जा सकता है। अभी 2 महीने पहले ही मऊ पुलिस ने इसके खिलाफ एक FIR दर्ज की थी, धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में, जिसमें इसने अपना आपराधिक इतिहास छिपाते हुए पत्नी के नाम पर राइफल का लाइसेंस लिया था। उसमें ये आरोपी है, 25,000 का इसके ऊपर इनाम था, फरार था। और प्रयागराज में खान मुबारक गैंग का एक शूटर नीरज सिंह उर्फ अखंड गिरफ्तार हुआ था। उससे पूछताछ में खुलासा हुआ था कि उसने 2 पिस्टल राकेश पांडे को दी हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। उसमें भी ये फरार चल रहा था। उसके बाद ही एसटीएफ लगातार इसके ऊपर निगाह रखे हुई थी और इसकी लोकेशन लखनऊ में मिल रही थी। तो आज सुबह करीब 4 बजे की बात है, एसटीएफ ने इसको लोकेट कर लिया था और इन लोगों के बीच में चेजिंग चल रही थी। सरोजनी नगर में सुबह करीब 4:30 बजे की बात है। इसकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई है डिसबैलेंस होकर, और ये भागने की कोशिश की है एसटीएफ की ओर से।
फायरिंग इसकी ओर से फायरिंग की गई, जिसमें ये मारा गया है और 4 इसके साथी भागने में फिलहाल सफल हो गए हैं। और इसके बारे में बताया जाता है 2005 में जो मुकदमा कृष्णानंद राय की हत्याकांड का था, उसमें ये मुख्तार अंसारी के साथ आरोपी है। और उसके बाद 2009 में ही मऊ में रेलवे बिल्कुल, तो कृष्णानंद हत्याकांड का आरोपी था, कई और मामले इस पर दर्ज थे। अब एसटीएफ को इसमें कामयाबी मिली है, उसे मार गिराया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ जानकारी देने के लिए। और अयोध्या में बाबर के नाम पर नहीं होगी कोई मस्जिद, बाबर के नाम पर नहीं होगी मस्जिद। सोशल मीडिया पर ये खबरें आ रही हैं और अब इस खबरों का खंडन हुआ है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस बात का खंडन किया है। तो अयोध्या में बाबर के नाम पर नहीं होगी मस्जिद, बाबर के नाम पर नहीं होगी मस्जिद। सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही थी जिसका खंडन हुआ है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस बात का खंडन किया है। तो लगातार जिस तरह से साधु संतों का भी विरोध था, मस्जिद बने जरूर लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद ना बने, साधु संतों का ये बात लगातार वो कह रहे थे कि अयोध्या में जिस तरह से मस्जिद के लिए जमीन दी गई है उसको लेकर लगातार विरोध हो रहा था। लेकिन अब इस बात का खंडन हुआ है क्योंकि खबर लगातार ये उठ रही थी कि अयोध्या में बाबर के नाम पर किसी तरह का कोई मस्जिद नहीं बनेगा, बाबर के नाम की मस्जिद नहीं होगी। सोशल मीडिया पर चल रही जो खबर थी उसका खंडन हुआ है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस बात का खंडन किया है। शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, क्या खबर आ रही है? क्योंकि पहले ये कहा गया था कि अगर अयोध्या में कोई मस्जिद बनेगी तो उसका नाम बाबर नहीं रखा जाएगा, बाबरी मस्जिद, बाबर के नाम पर किसी तरह का कोई मस्जिद नहीं बनेगा। अब इस बात का खंडन किया गया है। देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की खबरें चल रही थी कि अयोध्या में जो मस्जिद के लिए रौनाही में जगह दी गई है वहां पर बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी, अस्पताल बनेगा। गोरखपुर के जो डॉक्टर हैं जो इस समय जेल में हैं, डॉक्टर कफील, उनको वहां का निदेशक बनाया जा सकता है उस हॉस्पिटल का। तो इन तरह की तमाम खबरों का खंडन जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने किया था। उन्होंने साफ तौर से इस बात को लिखकर कहा था कि अयोध्या में किसी तरह का कोई बाबर के नाम पर निर्माण नहीं होने जा रहा है, ना ही हॉस्पिटल और ना ही कुछ भी, और ना ही डॉक्टर कफील को वहां का इंचार्ज बनाया जा रहा है। तो इस तरह की सोशल मीडिया की खबरों का सुन्नी वक्फ बोर्ड ने खंडन किया है। बिल्कुल, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने खंडन किया है और इस मामले को यहीं पर विराम देने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरठ में हुक्का बार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का और 2 लड़कियां कश खींचते कैद हुए हैं। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अनलॉक के नियम हो रहे तार तार, खुलेआम चल रहा है हुक्का बार। कोरोना में हुक्का बार का कारोबार, कोरोना काल में खुले हुक्का बार, छापे से पहले ही बंद हुआ बार। वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। कोरोना काल में जहां होटल रेस्टोरेंट बंद हैं, लोग बाहर निकलने से पहले कई बार सोच रहे हैं, वहीं मेरठ में हुक्का बार का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। इसका खुलासा वायरल हो रहे वीडियो से हुआ है। इस वीडियो में हुक्के के कश खींचते नौजवान दिख रहे हैं। पूरी मस्ती में इतने मशगूल दिख रहे हैं मानो सारे जहां की खुशियां इसी बार में उनको मिल रही हैं। पर सवाल ये है कि रोक के बाद कैसे एक कारोबार हो रहा है। वायरल वीडियो को देखकर कहा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लड़के लड़कियां जमकर कश मार रहे हैं। वीडियो में एक लड़का और 2 लड़कियां कश मारते दिख रहे हैं। मेरठ के साथ साथ अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया कि पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। जानकारी अधिकारियों को हुई तो हड़कंप मच गया और तुरंत ही प्रशासन की टीम ने रेस्टोरेंट पर छापा मारा। लेकिन छापे की सूचना अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही लीक हो गई और छापामार टीम बेरंग लौट गई। कार्रवाई करते हुए बाद में हुक्का बार को बंद कर दिया गया और रेस्टोरेंट के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अनलॉक में कैसे हुक्का बार खोले जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं पुलिस और प्रशासन का हाथ तो ऐसे हुक्का बार मालिकों के ऊपर नहीं है, इसके चलते सूचनाएं लीक हो गयी और कार्रवाई को दिखावे तक ही सीमित कर दिया गया है। ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी मेरठ में कई बार हुक्का बार पर शिकंजा कसा जा चुका है। लेकिन ये धुएं का कारोबार इसी तरह बदस्तूर जारी रहता है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट।
और अब न्यूज 18 की खबर का असर भी हुआ है। मेरठ में हुक्का बार पर केस दर्ज हो गया है। डग आउट कैफे के मालिक मैनेजर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डग आउट कैफे सील भी कर दिया गया है। कैफे में नाबालिगों का वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम यहां पर तोड़ने का केस अब दर्ज हुआ है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद अब हुक्का बार और उसके मालिक पर मामला दर्ज हुआ है। और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को आज लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1 लाख करोड़ का होगा कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे लॉन्च किया जाएगा। किसान सम्मान योजना की 6ठी किश्त भी आज जारी करेंगे। इसके अलावा किसान के लिए 17,000 करोड़ का फंड भी आज जारी किया जाएगा। देश में 8.5 करोड़ किसानों को मिल रहा है इस योजना का लाभ और ये काफी मायनों में अहम भी माना जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जरिए अयोध्या में मस्जिद और दूसरे निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वक्फ बोर्ड को मिली जमीन पर बनने वाली जन सुविधाओं के शिलान्यास के लिए सीएम योगी को न्योता भेजा जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सचिव और प्रवक्ता ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि अयोध्या में वक्फ बोर्ड को मिली 5 एकड़ जमीन पर अस्पताल, लाइब्रेरी, सामुदायिक रसोई घर और रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। ये सभी चीजें जनता की सुविधाओं के लिए होगी और जनता को सहूलियत देने का काम मुख्यमंत्री का होता है और इसी हैसियत से इनके शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सीएम योगी न सिर्फ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे बल्कि जन सुविधाओं के निर्माण के लिए सहयोग भी करेंगे। और सीएए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन की आग क्या फिर से भड़काने की तैयारी है? क्या ये गैंग फिर से मुखर होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अलीगढ़ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने जल्द ही आंदोलन को फिर से हवा देने के संकेत दिए हैं। वकील महमूद प्राचा ने कहा कि जल्द ही संविधान बचाओ आंदोलन यानी सीएए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत 15 अगस्त से हो सकती है। बहुत जल्दी होगा। अब संविधान और स्वतंत्रता का ही ये आंदोलन है। तो अब आप देखें, स्वतंत्रता दिवस तो आ ही रहा है 15 तारीख को, तो उसके आसपास से ही दोबारा शुरू होगा इंशाल्लाह। और पूरे देश में आज बीएड की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 14 नोडल और 4 उप नोडल केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे और दोपहर 2 से 5 बजे तक 2 पालियों में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। कोरोना को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोरोना की वजह से परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई गई थी, जिससे छात्रों को तैयारी का ज्यादा वक्त मिल गया। यहाँ जो है 24 कमरों में परीक्षा है और हर कमरे में 42 छात्र रखे गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो है प्रॉपर रखी गई है और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था गेट पर है और सैनिटाइजर की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाएं जो है प्रॉपर की गई हैं। जी, तैयारियां तो पूरी करके आए हैं। बस यही कोविड-19 में पहले वो होना था एग्ज़ाम, फिर ये हो गया। इससे तैयारी हम लोगों की और अच्छी हो गई। विशेष समय मिला, हम लोग अच्छी तैयारी कर पाए हैं हम लोग और अच्छा भी हुआ है। थोड़ा टाइम भी हम लोगों को मिल गया है एग्जाम के लिए। खबर आ रही है, हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट आया है। राजनाथ सिंह कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। 10 बजे राजनाथ सिंह कोई ऐलान कर सकते हैं। अब ये ऐलान किस तरीके का होगा इसका इंतजार सबको है, लेकिन रक्षा मंत्री की तरफ से ऐलान होना है, 10 बजे होना है और रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट में ये बात की गई है। अब ये ऐलान किस तरीके का होगा, क्या होगा, इस पर सबकी नजर होगी। तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये ट्वीट आया है, राजनाथ सिंह कर सकते हैं बड़ा ऐलान। 10 बजे राजनाथ सिंह का ये ऐलान हो सकता है। ये क्या ऐलान होगा, देश के हित में किस तरह से होगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन रक्षा मंत्रालय के ट्वीट से तो ये बात अब साबित हो सकती है कि 10 बजे राजनाथ सिंह कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो रक्षा मंत्रालय का एक ट्वीट आया है जिसमें कहा गया कि राजनाथ सिंह कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 10 बजे राजनाथ सिंह का यह ऐलान होना है, जिस पर सबकी नजर है। ये ऐलान क्या होगा, कैसे होगा, क्या कुछ कहने वाले हैं राजनाथ सिंह, इस पर सबकी नजर होगी।
तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट आया है, राजनाथ सिंह कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। 10 बजे राजनाथ सिंह का ऐलान होगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें कहा गया है कि राजनाथ सिंह कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 10 बजे राजनाथ सिंह की तरफ से कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अब किस तरह का यह ऐलान होगा, क्या कुछ कहेंगे राजनाथ सिंह, इस पर लगातार लोगों की निगाहें रहेंगी। लेकिन एक बड़ा ऐलान रक्षा मंत्री की तरफ से आज 10 बजे। तो रक्षा मंत्रालय का ट्वीट आया है जिसमें राजनाथ सिंह कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 10 बजे राजनाथ सिंह कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ये ऐलान क्या होगा, राजनाथ सिंह क्या कहेंगे, ये सबको इस बात का इंतजार है। तो कुछ देर में राजनाथ सिंह एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र वांगू इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक ट्वीट आया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, कहा गया है कि राजनाथ सिंह कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या हो सकता है ये ऐलान? देखिए नीलू, ऐलान के बारे में इंतजार करना होगा कि आखिर क्या ऐलान हो सकता है। लेकिन क्योंकि बहुत से मुद्दे हैं अभी रक्षा मंत्रालय के सामने, उन तमाम मुद्दों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बात कर सकते हैं। हालांकि इस तरह का अनाउंसमेंट राजनाथ सिंह की तरफ से हाल फिलहाल में इस तरह को कोई अनाउंसमेंट नहीं देखी गई है ट्वीट करके, जो बताया हो रक्षा मंत्रालय ने हाल फिलहाल में। लेकिन जहां तक देखा जाए, क्योंकि अगर हम बहुत से लोग कयास लगा रहे हैं कि ये भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है LAC पर, उस पर हो सकता है। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त भारत और चीन के बीच में लगातार जो चर्चा है, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पर हो या मिलिट्री लेवल पर हो, वो जारी है। तो ऐसे में रक्षा मंत्री या सरकार बीच में आकर कोई बयान नहीं देगी जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आत्मनिर्भर भारत को लेकर ही अनाउंसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी भी इससे पहले कह चुके हैं कि भारत को जो डोमेस्टिक बिल्कुल शैलेंद्र, तो कहा जा सकता है, अभी तो सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। 10 बजे का इंतजार करना होगा कि रक्षा मंत्री क्या कुछ कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और महामारी कोविड-19 महामारी के बीच भी लगातार न्यूज 18 की मुहिम काम कर रही है। मिशन पानी जारी है और इस सिलसिले को जारी रखते हुए इस हफ्ते हम आपको निम्बल विजन कंपनी के बारे में बताते हैं, जो अपनी नई तकनीक के जरिए जीवन को आसान बनाने और प्राकृतिक संसाधन को बचाने में जुटी हुई है। भारत में लोग पानी की बचत को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी खपत को लेकर कोई समाधान ही नहीं है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने ये डेटा तैयार करना शुरू किया। कैसे ये खपत आपके घर की हर गतिविधि से जुड़ी हुई है। अगर हमने इस पर काम नहीं किया तो हमें जल संकट का सामना करना पड़ेगा, जैसे पिछले साल चेन्नई में हुआ था। वो एक दर्दनाक दिन था जहां पीने का पानी भी नहीं था। इन एप्लीकेशन की बदौलत आप ये जान पाते हैं कि आप और आपका परिवार रोजाना कितनी मात्रा में पानी इस्तेमाल कर रहा है। अपार्टमेंट में रहने वाला हर परिवार कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जानकारी फोन पर हासिल की जा सकती है। प्रत्येक अपार्टमेंट ब्लॉक अपने उपयोग के अनुसार बिल का भुगतान करता है। अगर नल या पाइप लीक होता है तो इसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है। Wastages, leakages, everything can be tracked. पानी की बर्बादी से लेकर लीकेज तक सभी की इस ऐप और वेब डैशबोर्ड से जानकारी मिल सकती है। Water quality in a single complete one unit in both an app and web dashboards.
for sustainability to become. पानी की समस्या तभी सुलझ सकती है अगर इसमें आपका फायदा है। आप 50% पानी बचाएंगे तो आपका पैसा भी बचेगा। But when we save 50%, यानी अगर आप 30 से 50% भी पानी बचाएंगे तो आपके 1000 रुपए महीना बचेगा। ये निश्चित रूप से पानी को बचाने में मदद करेगा और लोगों का नजरिया बदलेगा। which finally leads to saving minimum 1000 rupees per month. तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।